रिवेंज, मार्शल आर्ट्स। बेटा मैं जब तक यहाँ पर हूँ तो किसी को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए और तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि तुम्हें अपने ट्रू नेचर को सबसे छुपाना है, वरना बेटा एक बहुत ही बड़ा अनर्थ हो जाएगा। मगर आखिर क्यों दादाजी? भागो, ये कोई आम बच्चा नहीं है। नहीं नहीं, कैसे भी करके मुझे यहाँ से बाहर निकलना होगा। ये बच्चे के रूप में एक शैतान है, शैतान। भागते कहाँ? तो स्टोरी की शुरुआत एक बूढ़े आदमी से होती है जो कि जमीन पर मरा पड़ा होता है और ठीक उसी डेड बॉडी के सामने उसका पोता जो कि अपने दादाजी की डेड बॉडी की ओर देखकर सिर्फ उसके मन में एक ही सवाल उठता है और वो कहता है, मेरे दादाजी मर चुके हैं लेकिन मेरे दादाजी को बीच से काटा गया है और मेरे दादाजी के साथ आखिर ऐसा कौन कर सकता है। लेकिन मेरे आंखों में आंसू क्यों नहीं आ रहे? मेरी तो ये हालत होनी चाहिए थी कि मैं चीख चीख के पागल हो जाता, लेकिन मेरे अंदर कुछ फीलिंग्स ही नहीं है। मैं इनकी बॉडी को अपने आंखों के सामने देख रहा हूँ और अपने दादाजी की बॉडी जो कि सिर्फ मेरी एक वाहिद फैमिली थी उसको किसी ने मुझसे छीन लिया है, लेकिन फिर भी मेरे आंखों में आंसू नहीं आ रहे। क्या मैं इतना गिर चुका हूँ कि एक इंसान कहलाने के लायक ही नहीं बचा? क्योंकि इंसान को तो ऐसे मौके पर रोना चाहिए, लेकिन मेरी बात तो कुछ अलग ही है। तो भाई लोगों, इस बंदे के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बताता चलो कि ये मानवा नैनो मशीन के साथ रिलेटेड है और जिसने भी नैनो मशीन देखी है वही जिसके मेन कैरेक्टर का नाम चाउनमा है। अगर निकनेम से चाउनमा को मैं बुलाऊं तो हेवनली डीमन ज्यादा बेटर रहेगा। ये नैनो मशीन के मेन कैरेक्टर का पूर्वज है और इसकी स्टोरी लाइन भी बिल्कुल नैनो मशीन की तरह है। 800 सदी पर बेस है और ये फर्स्ट हेवनली डीमन इंस्ट्रक्टर है। तभी हमारा सीन थोड़ा सा पास्ट में चला जाता है और सबसे पहले हम अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं। मेन कैरेक्टर का नाम योंगवुन है। योंगवुन किसी वजह से बहुत ही ज्यादा खुश है क्योंकि उसके हाथों में एक स्पिरिट कनेक्शन हर्ब लगी है जो कि उसके दादाजी के बताए हुए जगह पर उसे मिल गई। तो इसी खुशखबरी को सुनाने के लिए वो अपने दादाजी के पास दौड़ता चला आता है। दादाजी के पास पहुंचते ही और उनको ये खबर देते ही दादाजी काफी ज्यादा खुश होते हैं और हमारे योंगवुन को वो शाबाशी भी देते हैं और साथ में ये कि ये इतनी बड़ी है तो इस जड़ी बूटी के बदले उन लोगों को 5 येंग तो जरूर ही मिलेंगे। योंगवुन इस जड़ी बूटी का क्रेडिट अपने सिर नहीं लेना चाहता क्योंकि उसकी जगह तो दादाजी ने ही उसे बताई थी, तो वो सारा का सारा क्रेडिट दादाजी को ही देते हैं। और साथ में योंगवुन अपने दादाजी को ये भी बताता है कि जिस जगह आपने मुझे भेजा था तो वहाँ पर मुझे फॉक्स का भी एक नेस्ट दिखा जहाँ पर सिर्फ उसके बच्चे थे और उनकी माँ उनके साथ नहीं थी। ये वाली बात सुनकर उनके दादाजी काफी ज्यादा नर्वस तरीके से योंगवुन से सवाल करते हैं, तो क्या तुमने उन बच्चों को मार डाला? जो कि सुन योंगवुन कहता है, मार डाला? आखिर मैं ऐसा क्यों करूंगा? दादाजी आप खुद जरा सोचिए, अगर मैं उनके बच्चों को मार डालता और उनकी माँ वापस आ जाती और देखती कि उसके बच्चों को किसी ने मार डाला है तो वो तो काफी ज्यादा उदास हो जाती और मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं किसी की फैमिली को उससे छीन लूं, क्योंकि मैं अच्छी तरह से एक फैमिली की फीलिंग्स को जानता हूँ। जैसा कि आप मेरे बारे में फिक्र करते हैं उसी तरह लोमड़ी अपने बच्चों के बारे में भी फिक्र करती होगी, इसलिए मैंने उन लोमड़ी के बच्चों को इग्नोर कर दिया। जो कि सुनकर योंगवुन के ग्रैंडपा एकदम खुश हो जाते हैं और उसे शाबाशी भी देते हैं। साथ में डिनर करने का टाइम भी हो गया है तो उसे डिनर टेबल पर भी बुलाने का कहते हैं। तो योंगवुन दादाजी की बात को सुन तो लेता है, लेकिन इस बकेट को रखने के बाद वो डाइनिंग टेबल पर खाना खाने के लिए आ जाएगा। लेकिन इसी बीच दोबारा योंगवुन के दादाजी योंगवुन को रोककर उससे एक प्रॉमिस लेते हैं, योंगवुन बेटा मैं बार बार तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, इस सवाल के बाद तुम बकेट रख सकते हो, लेकिन एक वादा मेरे साथ करो क्योंकि इसमें तुम्हारी ही भलाई है। दादाजी की इस तरह सस्पिशियस सवाल को सुनने के बावजूद भी योंगवुन कोई रिएक्शन नहीं देता और वो कहता है, हाँ जरूर आप मुझे बता सकते हैं, मैं अपने दादाजी के साथ जरूर इस बात का वादा करूंगा और पूरी कोशिश करूंगा ताकि मैं दादाजी को निराश ना करूं। योंगवुन के ये कहते ही दादाजी थोड़ा सा रिलीफ फील करते हैं और वो योंगवुन से कहते हैं कि बेटा वो वादा और किसी चीज का नहीं, जस्ट मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हारी नेचर को सप्रेस करने में मुझे भी काफी टाइम लगा था और तुम्हें इतना ग्रो करते देखकर मुझे काफी ज्यादा खुशी हो रही है, लेकिन तुम्हें भी पता है कि मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ और मैं हर टाइम यहाँ पर तुम्हारे साथ नहीं हूँगा, इसलिए जाते जाते पहले से तुमसे एक वादा लेना चाहता हूँ कि तुम्हारी उस ट्रू नेचर को जिसको सप्रेस करने में मैंने और तुमने खुद मदद की है, तो इतने सालों की कड़ी मेहनत को कभी जाया मत होने देना और ना ही अपनी इस ट्रू नेचर को कभी किसी को दिखाना, क्योंकि इसमें तुम्हारी ही भलाई है और खास करके बाकी लोगों की, क्योंकि अगर उनको तुम्हारी ट्रू नेचर के बारे में पता चल जाता है तो तुम बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो, यहाँ तक कि तुम अपनी जान को भी खो बैठोगे। लेकिन तभी हम योंगवुन को
देखते हैं। योंगवुन का चेहरा एकदम डरावना और राक्षसों की तरह लग रहा था। योंगवुन कंट्रोल से बाहर हो गया था और वो अपने मन ही मन में अपने मरे हुए दादाजी से कहता है, दादाजी मुझे माफ करिएगा, मैंने अपनी नेचर को सप्रेस करने में काफी मेहनत की थी और आपने भी मेरी काफी मेहनत की है। लेकिन दादाजी मुझे ये कहते हुए बुरा तो नहीं लग रहा, लेकिन मुझे इस चीज में काफी ज्यादा मजा आ रहा है और मुझे नहीं लगता कि मैं अपने उस वादे को पूरा कर पाऊंगा। इस तरह लोगों को मारने में मुझे काफी ज्यादा मजा आ रहा है। इनको काटने में ये खून की स्मेल और इनके चीखते चिल्लाते हुए आवाजों को सुन के मानो जैसे मेरे को सुकून मिल रहा हो। मेरी बॉडी जिस पर किसी किस्म का एक स्ट्रेस था वो एकदम गायब हो गया और मुझे पता है कि आप ऊपर से मुझे देख रहे होंगे और उम्मीद करता हूँ कि आप अपने इस पोते को माफ कर देंगे जो कि इस तरह कंट्रोल से बाहर हो गया है। जिसके बाद अगला सीन होंगयांग सिटी का होता है। गलियों में काफी ज्यादा भीड़ हम देखते हैं और उसमें ही हम एक चलते हुए कैरेज को देखते हैं और उस कैरेज में कुछ लोगों को बंदी बनाकर ले जाया जा रहा होता है। लेकिन अजीब बात ये होती है कि क्राउड इन कैरेज के लोगों को इस तरह गुस्से की नजरों से क्यों देख रहे हैं। तो तभी हमें क्राउड के रिएक्शन से पता चल जाता है कि ये सारे माउंटेन बैंडिट्स और क्रिमिनल्स हैं जिनको इस तरह भेड़ बकरियों की तरह एक कैरेज में लेके जाया जा रहा है। सिटी के लोग इन माउंटेन बैंडिट्स और इन क्रिमिनल्स की ओर देखकर एक तो इनको 2-4 गालियां देते हैं और साथ में उन पर कर्ज भी करते हैं कि तुम लोग भाड़ में जाओ और कभी जिंदा बाहर मत आना। और कुछ लोग उनकी तरफ बू भी करते हैं क्योंकि उन लोगों को इनसे इतना घिन आती है कि सिटी के जेल में भी इनको नहीं देख सकते। और साथ में नारे भी लग रहे होते हैं कि इन सुअरों को जल्दी से काटा जाए। तभी उसी बीच एक क्राउड में खड़े बंदे की नजर एक कैरेज पर पड़ती है जो कि किसी वजह से इन लोगों से अलग जा रही है। और उनको सरप्राइज की बात तो तब पता चलती है कि वहाँ पर सिर्फ एक ही बंदे को उस कैरेज में लेकर जाया जा रहा है। सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि इस बंदे को इन बाकी लोगों के साथ कैरेज में क्यों नहीं लेकर जाया जा रहा। ये कहकर बाकी के लोग उन क्रिमिनल्स और माउंटेन बैंडिट्स को छोड़कर अब सिर्फ इस एक कैरेज के बंदे को ही देखना चाहते हैं कि ये शक्ल से कैसे दिखता है। तो वो बंदा और कोई नहीं बल्कि हमारा योंगवुन है। और योंगवुन को यहाँ पर होना भी चाहिए क्योंकि उसने अपने नेचर को सब लोगों के सामने शो तो करवा दिया और ये साबित कर दिया कि ये इन माउंटेन बैंडिट्स और इन क्रिमिनल से ज्यादा वर्स है। और ये लोग इसको इतना खतरनाक समझते हैं कि बाकी माउंटेन बैंडिट्स और क्रिमिनल से इसे अलग कैरेज में लेकर जाया जा रहा है क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं ये बंदा इन लोगों को भी ना मार डाल दे। तभी एक बंदा जो कि कब से इन लोगों की ओर देख रहा था और साथ में गर्म चाय की चुस्की लेकर उसकी नजर जब योंगवुन पर पड़ती है तो वो कहता है, ये जवान है, इतना जवान कि यंग मास्टर के एज के करीब भी है, लेकिन इसको इतना हार्श तरीके से क्यों ट्रीट किया जा रहा है। तो उस चाय पीते हुए पर्सन की ये बात सुनकर सामने बैठा ये आदमी काफी ज्यादा डर जाता है और घबराहट में उसे कहता है, ये जवान तो जरूर, लेकिन इसे अंडर एस्टिमेट मत करना। हाँ, मैं भी इस बात को मानता हूँ कि ये बहुत ज्यादा जवान है, लेकिन तुम खुद सोचो कि ये उनसे वर्स भी हो सकता है। बाकी के क्रिमिनल्स दिखते हुए खतरनाक, लेकिन उनके काम शायद इन बच्चे से काफी कम हो सकते हैं। और जहाँ तक ये बच्चा दिखने में मासूम, लेकिन शायद ये काम करता होगा बड़े बड़े। एक वैलिड पॉइंट को सुनने के बाद वो बंदा भी एग्रीड करता है और साथ में ये भी उसे कहता है कि तुम्हारी बात में दम लगता है, इसलिए तो मैं सोचूं कि इसके पास एक अपना खुद का कैरेज क्यों है जिसमें इन्हें बाकी लोगों से अलग करके लेके जाया जा रहा है। शायद से ये बच्चा इन लोगों से भी ज्यादा खतरनाक है। तो अपना ऑर्डर देता हुआ वही बंदा सामने बैठे सोल्जर से कहता है, मेरी बातों को सुनकर तुम काफी ज्यादा रिलैक्स हो, लेकिन तुमसे यही एक्सपेक्ट किया जा सकता है। अगर मैं गलत ना हूँ तो तुम्हें इसलिए डर नहीं लग रहा क्योंकि तुम एक मुरीम सोल्जर हो। तुम लोगों को काफी टफ ट्रेनिंग दी जाती है, इसलिए तो इस तरह के क्रिमिनल से तुम लोगों को डर नहीं लगता। लेकिन हो सकता है कि मेरी इस बात को सुनने के बाद तुम्हें शायद थोड़ा सा डर लग जाए, क्योंकि अगर मैं तुम्हें ये बताऊं कि इस बच्चे ने कितने ज्यादा मर्डर किए हैं, वो भी एक साइट की मदद से, तो शायद तुम्हारे पैरों तले जमीन घिसक जाए। और इसका एक निक नेम भी है, इसने काफी कम टाइम में अपना एक निक नेम भी बनाया है जिससे ये काफी जाना जाता है और इसे साइट किलिंग डीमन भी बोलते हैं। इसकी उम्र छोटी है, ये कद में भी छोटा है, लेकिन इसके काम उन बाकी बैंडिट से भी काफी ज्यादा है। एक साइट की मदद से एक आम सिविलियंस को ये बिल्कुल सब्जियों की तरह काटते जा रहा था। और अजीब बात ये थी कि इतने छोटे बच्चे में इतना बड़ा दिल कैसे हो सकता है कि किसी के जान ले ले। ये वाली बात सुनकर भी उस सोल्जर को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता और वो समझता है कि ये जस्ट एक मर्डरर है, इसलिए सामने वो बंदा तक हार कर अपनी बात को बंद कर देता है क्योंकि एक मुरीम सोल्जर को डराना उसके बस में नहीं और ये इस बात को अच्छी तरह से समझ गया है। तो अब उन दोनों के बीच काफी सारे बातें हो गई और वो बंदा अब मेन मुद्दे पर आता है कि तुम आखिर किस रिक्वेस्ट को करने के लिए यहाँ पर आए हो। माफ करना, इस बात पर आने के लिए काफी ज्यादा टाइम लगा, लेकिन एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन
इंट्रोडक्शन करने के बाद मुझे लगता है कि ये रिक्वेस्ट जो तुम्हारी होगी तो इसको मैं काफी आराम से कर दिखाऊंगा, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के साथ काफी कॉमन है और अंडरस्टैंडिंग भी हमारी काफी अच्छी है। तो मुरीम सोल्जर दोबारा चाय की चुस्की लेता हुआ कहता है, मुझे एक यंग बच्चा चाहिए जिसके बारे में कोई भी फिक्र ना करे, चाहे वो मरा हो या फिर जिंदा, एक ऐसे ही सब्स्टिट्यूट की जिसकी कोई भी परवाह ना करता हो। तो इसी तरह ही बंदे की मुझे जरूरत है। और एग्जाम्पल के तौर पर तुम इस बच्चे को भी ले सकते हो जिसे इस कैरेज में लेके जाया जा रहा हो। जो ही वो ये बात खत्म करता है तो नीचे हमारे योंगवुन के सिर पर कोई पत्थर मार देता है और वो पत्थर काफी जोर से आकर लगता है। और जिस बंदे ने ये पत्थर योंगवुन को मारा है तो वो चीखते हुए उसे एक पैरासाइट बुलाता है और साथ में उसे 2-4 गालियां देके और कर्स करके कि तुम डिवाइन पनिशमेंट से भी ज्यादा डिजर्व करते हो, तुम्हें तो इन सब लोगों से पहले मर जाना चाहिए, मैं यही आशा करूंगा। उन दोनों की बातें दोबारा डिस्टर्ब हो जाती हैं, लेकिन ये वाला नजारा देख के वही बंदा याइक्स करता है, यानी कि हद से कुछ ज्यादा उस बच्चे के साथ हो रहा है। और जब हमारे योंगवुन को वो मुरीम सोल्जर थोड़ा सा गौर से देखता है तो उसकी आंखें बाहर आने लगती है। योंगवुन ने अपना चेहरा उन लोगों को दिखा दिया है। पहले तो वो नीचे देख रहा था, उसके लंबे बालों की वजह से उसका चेहरा कोई भी नहीं देख पा रहा था, लेकिन इस सिनेरियो में उसने अपना चेहरा रिवील करवा दिया और वो सिर्फ अपनी हथकड़ियों को सामने करके उसे एक पॉइंट देता है कि मैं बंदा हुआ हूँ। जो बंदा पहले मैं याइक्स कर रहा था तो वो योंगवुन के चेहरे को देखने के बाद काफी इम्प्रेस होता है, क्योंकि इतनी सुंदरता उसके चेहरे पर है लेकिन इसके काम क्रिमिनल्स की तरह। तो वो इस बात से जरा भी खुश नहीं है, क्योंकि योंगवुन के चेहरे की सुंदरता इतनी ज्यादा है कि इसको पहली नजर में देखकर कोई इसे औरत भी समझ सकता है। वो बंदा योंगवुन की तारीफ पे तारीफ करता जाता है, लेकिन उस मुरीम सोल्जर की बस हो गई, क्योंकि वो वहाँ से जाने लगता है और जिस डील का उसने बोला था तो वो यहाँ पर खत्म होती है। लेकिन वो बंदा मुरीम सोल्जर को इस तरह जाते हुए देखकर बिना किसी एग्रीमेंट के तो वो उसे रुकने का बोलता है, क्योंकि अभी तक उन लोगों ने अपनी बात शुरू भी नहीं की। और आखिर ऐसा क्या हुआ, क्या उसने कुछ गलत किया कि ये डील इसी तरह ही खत्म हो रही है बिना किसी बात के। लेकिन वो मुरीम सोल्जर उसे भाव भी नहीं डालता और वो उस होटल से बाहर आ जाता है। बाहर आते ही दोबारा वो योंगवुन की ओर देखता है और कहता है, मुझे वो मिल गया जिसकी मुझे तलाश थी, एक परफेक्ट कैंडिडेट, और इसमें कोई शक भी नहीं। लेकिन ये आखिर कैसे हो सकता है? हैरानी की बात है, लेकिन ये एक एब्सोल्यूट परफेक्ट कैंडिडेट है। जिसके बाद अगला सीन इनर कासल का होता है और जेल सेल में हम बहुत सारे कैदियों को देखते हैं। और इस जेल की रिस्ट्रिक्शन बाकी जेल से काफी ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर जो भी आता है उसको फांसी की सजा होती है, यानी कि डिवाइन पनिशमेंट, जिसके बारे में वो बंदा पत्थर मार के योंगवुन को बता रहा था। लेकिन जहाँ तक हमारे योंगवुन की बात हो रही है तो यहाँ पर वो अपने मन ही मन में सिर्फ एक ही बात को लेकर काफी ज्यादा रिग्रेट कर रहा है और कहता है, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, सब कुछ अच्छा चल रहा था लेकिन वो बंदा आके मेरे पूरे प्लान को ही बिगाड़ डाला। लेकिन इसमें उसी कोई गलती भी नहीं, क्योंकि उसे करना चाहिए था, लेकिन वो बाकियों के मुकाबले में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और इसकी वजह मुझे पता नहीं है। और लगता है कि मैं यहाँ पर इसी जेल में या सड़ के मर जाऊंगा या फिर ये लोग मुझे कुछ ही दिन में फांसी की सजा या फिर मेरा सर ही काट डालेंगे। और हम योंगवुन की मेमोरीज में उस बंदे को भी देखते हैं जिसके बारे में योंगवुन बता रहा है। तो बिना किसी डाउट के वो भी एक मुरीम सोल्जर था, लेकिन उसके चेहरे पर एक डरावना स्कार और ताकत में योंगवुन ने आज तक किसी को भी नहीं देखा। और साथ में योंगवुन को पकड़ने के बाद वो बंदा भी कहता है, बहुत खूब बहुत खूब, मैं यही सोच रहा था कि काफी टाइम से कोई हमारा पीछा कर रहा है, लेकिन तुम मुझे दिखे नहीं, तुम्हारी प्रेजेंस ही मुझे सिर्फ फील हो रही थी। बाकी सोल्जर्स का नहीं पता, उसको तो तुम चकमा दे गए हो, लेकिन मुझे बेवकूफ बनाना इतना आसान भी नहीं है। लेकिन तुम्हारी मैं हिम्मत की दाद देता हूँ और तुम्हारी स्किल्स बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन बदकिस्मती से तुम्हारी फेट कुछ अलग ही है। तो योंगवुन से एक और बात भी पता चलती है कि वो इस बंदे को स्पेसिफिकली इसलिए पॉइंट आउट कर रहा है क्योंकि ये वही बंदा है जिसने उसके ग्रैंडपा यानी कि दादाजी को मार डाला था, और वो भी काफी बुरी तरीके से। लेकिन योंगवुन के कुछ करने से पहले ही उस बंदे ने उसकी बैंड बजा दी, क्योंकि योंगवुन ने आज तक जिसके साथ भी फाइट किए हैं तो वो उससे काफी ज्यादा अलग है। अगर योंगवुन उसे एक एग्जाम्पल के तौर पर बताए तो वो किसी मॉन्स्टर से कम नहीं है, और चाहे अगर उसे कुछ करने का मौका भी मिल जाए, लेकिन उसकी पावर लेवल और योंगवुन की पावर लेवल में काफी ज्यादा फर्क है। और अगर योंगवुन को मौका मिल भी जाता है तो वो ज्यादा कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। योंगवुन उस बंदे को मार गिराने का एक प्लान सोचता है, लेकिन उसके दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा कि आखिर इस तरह के बंदे को कैसे मारा जाए और हराया जाए। और मानो के जैसे योंगवुन के दिमाग में उस बंदे की ही बातें गूंज रही हो, एक नाइटमेयर की तरह, जो कि योंगवुन को सोने नहीं देती, क्योंकि अब तो योंगवुन को उस बंदे को मारना है और अपने दादाजी का बदला लेना है। और आखिर में बहुत देर तक सोचने के बाद योंगवुन के दिमाग में एक ही आइडिया आ जाता है, लेकिन वो श्योर नहीं होता कि ये काम करेगा
या नहीं, और वो आइडिया और किसी चीज के बारे में नहीं बल्कि मार्शल आर्ट्स के बारे में होता है। योंगवुन सोचता है कि अगर वो मार्शल आर्ट को सीख ले तो क्या वो उस बंदे को हरा देगा। वो श्योर तो नहीं, लेकिन वो मार्शल आर्ट जरूर सीख के ट्राई करेगा। लेकिन फिर भी योंगवुन को खुद भी पता है कि जिस चीज की वो बात कर रहा है, एक रिवेंज और दूसरा मार्शल आर्ट्स, तो ये रास्ता जो कि उसने खुद के लिए चुना है तो इतना आसान भी नहीं होगा। लेकिन इन दोनों चीजों को इम्पॉसिबल से पॉसिबल बनाने के लिए एक दूसरा चांस चाहिए, जो कि योंगवुन के पास तो नहीं है और ना ही वो इसका वेट कर सकता है, क्योंकि योंगवुन के साथ ज्यादा टाइम भी नहीं है। तो ये बात भी उसके लिए कंफर्म हो जाती है कि चाहे वो यहाँ पर बैठा रहे या फिर इंतजार करे, लेकिन कभी जिंदगी में भी उसे कोई दूसरा चांस नहीं मिलेगा। और ना ही वो किसी और को जानता है, क्योंकि जो फैमिली उसकी थी उसमें सिर्फ दादाजी को ही वो जानते थे। तो उसे नहीं लगता कि कोई उसे बचाने के लिए आएगा, क्योंकि वो खुद भी जानता है कि एक अनजान बंदे को कोई क्यों बचाना चाहेगा। तभी योंगवुन एक अजीब से स्मोक को नोटिस करता है, जो कि देख वो काफी ज्यादा चौंक जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि आसपास आग लग गई है। लेकिन उसको सूंघने के बाद ये तो कंफर्म हो जाता है कि ये किसी आग की स्मोक नहीं है। लेकिन जैसा कि उसे याद है कि वो अपने ग्रैंडपा के साथ काफी जड़ी बूटियों को खाया भी है और दवाइयों के लिए और बहुत सारी चीजों के लिए उनके साथ काम भी किया है, तो इसलिए वो एक एक करके नाम लेना शुरू कर देता है। हालत खराब होने की वजह से वो बहुत सारे नाम लेता है और वो धीरे धीरे करके नाम तो ले रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो गार्ड इस स्मोक को इनहेल करता है तो वो बेहोश हो जाता है। लेकिन योंगवुन है कि अभी तक बेहोश नहीं हुआ, और जैसे ही आखिरी नाम लेता है स्लीप अरोमा का, तो हमारा योंगवुन भी सो जाता है। लेकिन सोने से पहले वो उस शख्स को नहीं देख पाया कि ये किसने किया है। योंगवुन के सेल का दरवाजा खुल जाता है और हम उसी मुरीम सोल्जर को देखते हैं, और इसी ने ही ये स्मोक फैलाई है ताकि वो योंगवुन को रेस्क्यू कर पाए। वो योंगवुन की एक एक करके हथकड़ियां भी खोल देता है, और जैसे ही उसको उठाने के लिए बढ़ता है तो सरप्राइजिंगली वो हमारे योंगवुन को जागता हुआ पाता है। और ये बात भी कंफर्म हो जाती है कि योंगवुन जस्ट नौटंकी कर रहा था, क्योंकि उस स्मोक को पूरी तरह से रियलाइज करने के ठीक कुछ सेकंड से पहले ही उसने अपनी सांस रोक ली, जिसकी वजह से बाकी गार्ड्स तो सो गए और उनके साथ साथ प्रिजनर्स भी। लेकिन योंगवुन इस स्मोक की वजह से नहीं सोया। मुरीम सोल्जर योंगवुन को इस तरह जागता हुआ देखकर उससे कहता है, चलो शुक्र है मुझे ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। लेकिन जिस तरह के योंगवुन के रिएक्शन है तो लगता नहीं कि वो उसकी बात को सुनने वाला है। और एज वी एक्सपेक्टेड हमारा मेन कैरेक्टर उस मुरीम सोल्जर पर अटैक कर देता है। हमारे योंगवुन का अटैक सीधा उसके पेट पर लगता है और उसकी हालत खराब होने की वजह से वो मुरीम सोल्जर खांसना शुरू कर देता है। और इसी मौके का फायदा उठाकर योंगवुन वहाँ से भाग निकलता है। भागते भागते वो अपने मन ही मन में सिर्फ एक ही बात को सोच रहा था कि यही उसका चांस है, यही उसके किस्मत में लिखा हुआ था। उसे पता नहीं कि ये बंदा उससे क्या चाहता है, क्योंकि वो ना तो कभी इस बंदे से मिला है और ना ही ग्रैंडपा ने किसी और के साथ उसे मिलाया था। लेकिन जो भी हो, उसे दूसरा मौका चाहिए था और वो इसका भरपूर फायदा उठाएगा। और उसकी किस्मत इसलिए अच्छी थी कि जिसने भी ये स्मोक बनाया था तो उसने उन जड़ी बूटियों को कुछ ज्यादा ही कंप्रेस किया था, जो कि एक आम इंसान तो नहीं कंट्रोल कर पाएगा। लेकिन एक स्पेशलिस्ट जो कि खुद हमारा योंगवुन है तो वो इसे आसानी से हैंडल कर पाया और खुद को काफी आसानी से सोने से रोक लिया। जो ही योंगवुन ये बात कहता है तो उसकी बॉडी नम हो जाती है और वो उसके कंट्रोल में नहीं होती, और उसे जस्ट इतना फील हो रहा है कि वो जल्द ही गिरने वाला है। लेकिन इसका कारण उसे नहीं पता। तो सरप्राइजिंगली हमें पता चलता है कि उस मुरीम गार्ड ने मार्शल आर्ट्स की मदद से योंगवुन की बॉडी के प्रेशर पॉइंट्स जो होते हैं उस पर हिट करना शुरू कर दिया। और उसने ये इतनी तेजी से किया कि योंगवुन को ये फील भी नहीं हुआ कि ये कब इतनी जल्दी से उसके करीब भी आ गया और उसके प्रेशर पॉइंट को भी हिट कर दिया। वो गार्ड योंगवुन के प्रेशर पॉइंट्स पर मारने के बाद कहता है, तुम चालाक हो लेकिन तुम अनाड़ी भी हो। तुम्हारी उम्र कम है, वरना तुम काफी एक डिपेंडेबल और रिलायबल मुरीम सोल्जर बन सकते हो। तुम्हारी बॉडी अब हिल नहीं पाएगी और तुम ज्यादा देर तक नहीं भाग सकते। गिरने से पहले योंगवुन यही सोच रहा था कि ये इतनी जल्दी उसके पास कैसे आ पहुंचा और इसने ये जो टेक्निक इस्तेमाल की है क्या यही मार्शल आर्ट्स है या नहीं। और योंगवुन मुंह के बल ना गिरे तो वो गार्ड पीछे से उस पर अटैक भी करता है और उसे पीठ के बल गिरा देता है, जिससे योंगवुन को ज्यादा चोट नहीं लगेगी। ये बात योंगवुन के लिए कंफर्म हो जाती है कि ये बंदा तो वाकई में एक मार्शल आर्टिस्ट है और जिस टेक्निक का ये इस्तेमाल उसने योंगवुन पर किया है तो ये मार्शल आर्ट्स है। लेकिन अब बात यहाँ पर आती है कि क्या ये वही बंदा है जिसने उसके दादाजी को इतनी बदतर मौत दी। लेकिन थोड़ा गौर करने के बाद कि ये तो दोनों एक जैसे दिखते हैं, लेकिन ये वो बंदा नहीं है, क्योंकि उस कमीने के लेफ्ट
लेफ्ट आई पर एक स्कार लगा हुआ था और ये वो बंदा नहीं है। तो क्या हर एक मार्शल आर्टिस्ट एक जैसा दिखता है? जो ही योंगवुन ये बात कहता है तो उस गार्ड के पीछे एक और सस्पिशियस पर्सन आ जाता है और वो उस गार्ड का नाम बोल के कि गार्ड केम, क्या ये वही बंदा है जिसके बारे में तुम बता रहे थे? तो गार्ड केम उस अननोन बंदे को यंग मास्टर बुला के कहता है कि यंग मास्टर, मैंने आपसे बोला था ना कि ये जगह खतरे से भरी हुई है, तो आपका यहाँ आना बिल्कुल भी शोभा नहीं देता, इससे आपकी जान को खतरा भी हो सकता है। लेकिन यंग मास्टर ये कह के कि उन्होंने कभी भी एक प्रिजन नहीं देखा, वो भी पूरी अपनी जिंदगी में, तो इसलिए वो जस्ट चेकआउट करना चाहते थे कि ये प्रिजन कैसे दिखता है और सिर्फ जिंदगी में पहली मर्तबा वो इस प्रिजन में एंटर किए हैं और वो दोबारा इस तरह नहीं करेंगे। लेकिन जिस तरह की उसकी एक्सपेक्टेशन थी तो ये उस तरह इंटरेस्टिंग बिल्कुल भी नहीं है। जस्ट एक चीज यंग मास्टर की नजर में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि ये जगह बदबू से भरी हुई है। तो क्या वो यही बंदा है? अगर वो यही है तो इसे जल्दी से उठा लो, इसके इस चेहरे के बालों को हटाओ ताकि जो तुमने बात बोली है क्या वो सच है या नहीं। लेकिन हाँ जरूर इसको कस के पकड़ लेना, क्योंकि इतनी छोटी सी उम्र में यहाँ पर आने का मतलब तो तुम अच्छी तरह से समझ सकते हो। जो कि सुन गार्ड केम जो होता है वो अपने यंग मास्टर का ऑर्डर मान के वैसा ही करता है जैसे कि उसके यंग मास्टर ने उसे बताया है। वो योंगवुन को उठा के उसके चेहरे के बाल हटवाता है और जैसे ही यंग मास्टर की नजर उस पर पड़ती है तो वो खुशी से झूम उठता है। लेकिन आखिर क्यों यंग मास्टर उसे देखकर इतना खुश क्यों है और इतना खुशी से क्यों झूम उठे? आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है? तो जब ये रीजन हमें खुद यंग मास्टर बताते हैं तो ये वाकई में अनएक्सपेक्टेड और लाजवाब है, क्योंकि यंग मास्टर अपनी आइडेंटिटी को जब योंगवुन के सामने धीरे धीरे करके रिवील करवा रहे होते हैं तो साथ में ये भी कहते हैं, अरे वाह, तुमने जो बोला ये तो वैसा ही है, ये वाकई में लाजवाब है। मैं खुद हैरान हूँ कि आखिर एक ही शक्ल के दो इंसान दो कितने अलग अलग सिचुएशन में हैं। एक जो कि यहाँ पर अपनी ही मौत का इंतजार कर रहा है और दूसरा जो कि कासल में बैठ के आराम से मजे कर रहा है, लेकिन वो भी सेफ नहीं है। लेकिन तुम मेरे लिए एक एब्सोल्यूट कैंडिडेट हो। तो हमारे यंग मास्टर का चेहरा देख के योंगवुन भी काफी ज्यादा हैरान होता है और उसके पैरों तले जमीन घिसक जाती है, क्योंकि यंग मास्टर और योंगवुन का चेहरा बहुत मिलता जुलता है। 0.5 फर्क भी नहीं होगा, जस्ट कपड़ों की और बॉडी की कंडीशंस की बात है। और योंगवुन के फेस एक्सप्रेशन को देखने के बाद यंग मास्टर कहते हैं, मुझे भी पता है, तुम्हें हैरान होने की जरूरत नहीं, हम दोनों एक जैसे दिखते हैं, हमारे में कोई फर्क नहीं। लेकिन अगर कोई फर्क है तो वो जस्ट हमारी फेट है। लेकिन मैं जितना भी तुम्हें देखता हूँ तो मानो मेरा ये चेहरा खुशी से झूम उठता है। और तुम्हारे क्या रिएक्शंस हैं, क्या तुम मुझे बता सकते हो? अरे ये क्या, तुम्हारे मुंह से तो एक वर्ड भी नहीं निकल रहा, लगता है कि मेरी तरह तुम भी स्पीचलेस हो गए हो। ये फैसिनेटिंग वाली बात है ना, मैं यूं ही तो नहीं झूम उठा, क्योंकि जब मैंने तुम्हारे बारे में सुना तो मैं हैरान हो गया, लेकिन जब तुम्हें अपने आंखों से देख रहा हूँ तो आंखों पे विश्वास नहीं आ रहा। और ठीक जैसा कि यंग मास्टर बोल रहे हैं तो योंगवुन के वैसे ही हालात हैं और उसके मुंह से एक वर्ड भी नहीं निकलता और उसे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। वो ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहा है कि कोई उसकी तरह दिखता है, उसी की तरह ही आवाज है और कुछ फर्क नहीं है, जस्ट उन लोगों की फेट एक दूसरे से काफी ज्यादा चेंज है। यंग मास्टर को योंगवुन के बारे में काफी चीजें पता चलती हैं और ये भी पता चलता है कि वो एक डेथ रोपर है, यानी कि उसे जल्दी ही मारा जाएगा और वो भी आज से 2 दिन के बाद। जो कि ये सुनकर योंगवुन इस बात को डिक्लाइन नहीं करता और उसके हाँ में हाँ मिलाता है कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा। तो उसको कोऑपरेट होता देखकर यंग मास्टर भी उसके साथ कुछ चीजें शेयर करते हैं, जैसे कि वो अपनी बात को शुरू करते हुए कहते हैं कि हमारे सेम फेसेस हैं और हमारी आवाज भी एक जैसी है, लेकिन तुम देख सकते हो मैं एक यंग मास्टर हूँ और तुम डेथ रोपर हो। लाइफ कितनी अनफेयर है ना, एक चेहरे के दो लोगों के कितने डिफरेंट सिचुएशन चल रहे हैं। इस वाली बात को सुनने के बाद योंगवुन भी चुप हो जाता है और उसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसे समझ में भी नहीं आ रही कि वो इस बात का जवाब कैसे दे, क्योंकि जो ये बंदा कह रहा है तो वो एकदम सच है। तभी यंग मास्टर मेन मुद्दे पर आते हैं और हमारे मेन कैरेक्टर को बोलते हैं कि मैं तुम्हें एक बहुत ही रेयर अपॉर्चुनिटी दूंगा, एक दूसरा चांस, क्या तुम इंटरेस्टेड हो? ये सुनकर योंगवुन अलर्ट हो जाता है, क्योंकि उसने जो अपने कानों से सुना है तो वो गलत नहीं सुना। यंग मास्टर योंगवुन से कहता है कि वो उसे एक ऐसा चांस देगा जिसमें उसे 3rd यंग मास्टर बनने का एक मौका मिलेगा, वो भी किसी आम फैमिली का नहीं बल्कि मॉक सोर्ड मानोर का। ये एक बहुत ही बड़ी फैमिली है और इसके बारे में तुम जैसे लोगों ने भी सुना ही होगा। तुम्हें और कुछ नहीं करना, तुम्हें सिर्फ 3rd यंग मास्टर की एक्टिंग करनी है, वो भी हमारी फैमिली में। बस यही तुम्हारा टास्क है, अगर तुम इसे कर सकते हो तो तुम्हें मैं दूसरा मौका देने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर हमारा योंगवुन भी थोड़ी देर पहले के बारे में सोचता है
कि अभी तक अगर ये लोग यहाँ पर ना आते तो अभी तक वो उस जेल में बैठकर उस दूसरे चांस के बारे में ही सोचता, लेकिन कभी उसके पास ना आता। लेकिन इससे पहले योंगवुन को जवाब दे तो यंग मास्टर उसे लालच भी देते हैं कि ये इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, तुम्हें क्या क्या करना है मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम्हें एक्टिंग करनी है, तुम्हें अच्छा अच्छा खाना खाने को मिलेगा, काफी खूबसूरत सर्वेंट्स तुम्हें सर्व करेंगी और एक ऐसा आरामदायक बेड जिस पर सोते ही तुम बाकी दुनिया के बारे में भूल ही जाओगे और बस सोते ही रहोगे। तुम उन चीजों का मजा लोगे जो कि तुमने कभी अपनी जिंदगी में भी एक्सपीरियंस नहीं किया होगा और ना ही कर पाओगे। और ये नहीं कि कुछ टाइम के लिए, बल्कि भरपूर, जितना तुम्हारा मन हो उतना तुम खाना पीना मौज मस्ती ये सब तुम्हारे हाथों में ही होगा। और हाँ, जैसे ही वो टाइम लिमिट खत्म होगा तो उसके बाद तुम्हें काफी ज्यादा पैसा भी मिलेगा। और मैं हमेशा तुम्हें एक कठपुतली की तरह इस्तेमाल नहीं करूंगा, बल्कि बाद में आजाद करके और तुम्हें काफी ज्यादा पैसे देके कि तुम बाकी की लाइफ काफी आराम से जी पाओ, तो ये भी मैं जरूर करूंगा। तो तुम क्या सोचते हो, तुम्हारा जवाब क्या है? योंगवुन इतनी सारी डील्स और इतनी सारी बातों को सुनने के बाद टाइम से रिएक्ट नहीं कर पाता है। और जहाँ तक यंग मास्टर की बात हो रही है तो वो तो कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम काफी ज्यादा हैरान हो और तुम्हारे साथ काफी ज्यादा डील्स हैं, लेकिन तुम्हारे साथ सिर्फ एक ही मौका है। अगर तुम मेरे साथ एग्रीड होते हो तो ये पिल खा लो। योंगवुन पूछता है कि क्या ये पॉइजनस है? तो गार्ड केम हमारे योंगवुन को जवाब देते हुए कहता है कि इतनी आसानी से तो एक प्रिजनर पर यकीन तुम खुद भी नहीं करोगे और ना ही किया जा सकता है। ये जस्ट एक टेम्पररी है, तुम्हें बाद में मैं एंटीडोट दे दूंगा, लेकिन तुम्हें वो चीज अकॉम्प्लिश करनी होगी जो कि यंग मास्टर कह रहे हैं। सो ये सब कुछ तुम पर ही डिपेंड करता है कि तुम उसे पूरा करोगे या फिर इसकी वजह से मारे जाओगे। और गार्ड केम वो पिल उसके मुंह के करीब भी लेकर जा रहा होता है और अपने मन ही मन में सोचकर कि ग्रैंडपा मुझे दूसरा मौका मिला है, मैं इस मौके को जाने नहीं दे सकता क्योंकि आपका बदला भी लेना है। यही अपने मन में ठान कर वो उस पिल को निगल लेता है। पिल को लेने के बाद यंग मास्टर के रिएक्शन कुछ ठीक नहीं होते, लेकिन कुछ बताया भी नहीं जा रहा कि आखिर योंगवुन के साथ क्या होगा। और पूरी तरह से निगलने के बाद हमारा योंगवुन कहता है, तो क्या तुमने जो बोला है कि तुम यंग मास्टर मुझे एक दूसरा चांस देने वाले हो, तो क्या ये सच है या नहीं, या फिर तुम मुझे जस्ट मारना चाहते थे? जिसके जवाब में यंग मास्टर कहते हैं, बहुत खूब, तुमने अच्छा रास्ता चुना। मैं यही चाहता था कि तुम्हें एक दूसरा चांस दिया जाए, इससे मेरा भी काम हो जाएगा और तुम्हारा भी। योंगवुन को अपने अंडर लाने के बाद यंग मास्टर गार्ड केम से बोलता है कि इसके हथकड़ियों को तुम खोल सकते हो और इसके प्रेशर पॉइंट्स को भी रिलीज कर दो, क्योंकि अब ये हमारे अंडर काम करेगा। तो अब घबराने की भी जरूरत नहीं है और इसको तो हमने पिल दी है, तो अब किसी बात की टेंशन भी नहीं, क्योंकि अगर ये भागता है तो इसकी खुद की ही गलती है। इसको एंटीडोट नहीं मिलेगा और ये पॉइजन की वजह से मर जाएगा। गार्ड यंग मास्टर की बात के साथ एग्रीड करता है और जैसे कि यंग मास्टर ने उसे बताया तो वो वैसा ही करता है। वो जाके हमारे योंगवुन के हथकड़ियों को खोल देता है और हाथ आजाद होने के बाद उसे काफी रिलीफ फील होता है, क्योंकि उसके हाथ काफी ज्यादा दर्द कर रहे थे और अब वो चैन की सांस ले रहा है। तो अब जबकि यहाँ पर जो चीज करनी थी वो अकॉम्प्लिश हो गई है, तो गार्ड केम बोलते हैं कि यंग मास्टर मैं आगे का रास्ता लीड करता हूँ, आप पीछे पीछे मेरे आइएगा और इसको भी अपने साथ लेकर आइएगा। यंग मास्टर गार्ड केम की बात के साथ एग्रीड हो जाते हैं और गार्ड केम ने जो बोला है तो वैसा ही करते हैं। लेकिन चलने से पहले वो योंगवुन से बोलता है कि मेरे आगे चलो, मुझे तुम्हें पीछे से ही देखना है। थोड़ी देर के बाद जब वो एग्जिट के बहुत ही ज्यादा करीब होते हैं तो गार्ड केम बाहर चेक करता है कि कोई उन पर तो नजर नहीं रखे हुआ या फिर कोई उनका इंतजार तो नहीं कर रहा। तो किस्मत से बाहर की जगह क्लियर होती है और जब गार्ड केम यंग मास्टर की तरफ मुड़कर उनको ये बात बताते हैं कि सब कुछ क्लियर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि खतरा टल गया है, प्लीज जरा संभल के मेरा पीछा करिएगा क्योंकि ये जगह खतरे से भरी हुई है। जो ही ये गार्ड केम कहता है और जो मंजर वो अपने सामने देखता है तो उसे वो ये मंजर अपनी जिंदगी भर याद रहेगा, क्योंकि ये कोई ऐसा वैसा मंजर नहीं है। हमें दिखाया जाता है कि यंग मास्टर के एक्सप्रेशन कुछ ठीक नहीं होते, लेकिन अभी तक पूरी तरह कंफर्म नहीं है कि यंग मास्टर के साथ क्या हुआ है। और जब हम पूरा सीन देखते हैं तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए थे कि योंगवुन ने यंग मास्टर के सिर को पूरी तरह से मोड़ दिया है। उनकी बॉडी तो आगे देख रही है लेकिन उनका सिर पीछे योंगवुन को देख रहा है, जो कि जब गार्ड केम ये देखता है तो उसकी चीख निकल जाती है कि तुमने ये क्या किया। और ये सुनने के बाद वो यंग मास्टर की बॉडी को छोड़ देता है, जो कि बॉडी आगे और सिर पीछे और जमीन पर धड़ाम से गिर जाती है। यंग मास्टर की बॉडी को गिराने के बाद योंगवुन कहता है, उप्स, ये क्या हो गया? अब क्या होगा गार्ड केम? अब तुम क्या करोगे? अब कठपुतली कौन बनेगा? क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ एक ही है और यहाँ पर तो दूर दूर तक
कोई फेक नजर ही नहीं आ रहा। गॉड गेम, क्या तुम्हें कोई नजर आ रहा है या नहीं? स्टोरी का मेन कैरेक्टर पागल है। ये देखने के बाद मेरी तरह तुम लोग भी ये सोच रहे होगे कि आखिर इसने ऐसा क्यों किया। तो ये तो मुझे भी नहीं पता, ये तो सिर्फ इसे ही पता है। लेकिन अब चलिए आगे देखते हैं कि क्या होगा। तभी सीन कट होके हमें थोड़ा सा पास्ट में दिखाया जाता है। ये वो टाइम था जब साइड डीमन अरेस्ट होने वाला था। साइड डीमन से मेरा मतलब हमारा योंगवू, जहाँ पर सब लोगों की चिल्लाने की आवाज आ रही थी, क्योंकि उसकी वजह तो आप सब लोगों को अच्छी तरह से पता है कि ये चिल्लाने की आवाज क्या है। और जब वहाँ पर सीन पड़ता है तो सबसे पहले हम योंगवू के हाथों में किसी का सिर पाते हैं, जो कि उसने किसी शख्स के धड़ से उसका सिर अलग कर दिया। और इतना ज्यादा कमोशन क्रिएट करने के बाद उसका जवाब क्या होता है, मानना पड़ेगा इसमें काफी ज्यादा मजा आ रहा है। योंगवू बिल्कुल पागलों की तरह इन लोगों को सब्जियों की तरह काट रहा था। इतना पागल के एक हाथ में उसने सिर पकड़ा था और दूसरे हाथ में उसने साइट और उस वेपन से इन बेचारे लोगों की जाने ले रहा था। लेकिन यहाँ पर आकर बात खत्म नहीं होती है, क्योंकि ये लोग जिनको ये जो हमारा योंगवू मारने जा रहा है, तो योंगवू को पता चलता है कि वो बंदा यही पर ही है जिसने उसके दादाजी की वो हालत कर दी थी। और अब यहाँ पर दोषी भी है लेकिन निर्दोष काफी ज्यादा है। और योंगवू को इस बात से जर्रा भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे लगता है कि ये सारे लोग उसी बंदे के साथ अलायंस में है। इसलिए बिना किसी रहम के वो सब लोगों को सब्जियों की तरह काटते जा रहा था। और लोगों को काटते काटते उसकी असल नेचर उसे तब पता चली थी जब लास्ट में पूरे ढेर के सामने वो खड़ा हो गया और वो चीखें रुक गयी। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि ये कौन है और कहां से आए हैं। उसने जितने लोगों को मारना था उतना मार दिया, लेकिन उसे जो फीलिंग आ रही थी तो उसकी वजह से वो और भी लोगों को इसी तरह ही मारना चाहता था। वो फीलिंग दरअसल जॉय थी, यानी कि जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इसमें मुझे मजा आ रहा है। और आप लोग जब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आपको मजा आता है। माफ करना, बातों बातों में यहाँ वहाँ निकल जाता हूँ, लेकिन हाँ जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। उसके ट्रू नेचर का सबसे खतरनाक पार्ट क्या होता है तो वो हमें योंगवू खुद बताता है कि उसके दादाजी ने उसे बोला था कि ट्रू नेचर का किसी को भी पता ना लगने देना। तो आखिर वो ट्रू नेचर क्या है? क्या लोगों को मारने पर कुछ फील ना करना? तो नहीं, आप लोग गलत हैं। उसकी ट्रू नेचर का सबसे खतरनाक पार्ट ये है कि जब वो किसी को मारता है तो वो खुशी से झूम उठता है और काफी ज्यादा मुस्कुराने लगता है, जो कि कभी एक आम इंसान नहीं करता। और यही योंगवू की ट्रू नेचर है, जो कि ग्रैंडपा चाहते थे कि ये लोगों को ना दिखाए। तभी योंगवू एक और बंदे को देख लेता है जो कि योंगवू से उसकी जान की बख्शिश की भीख मांगता है, क्योंकि वो निर्दोष है। और वो साइड डीमन यानी कि योंगवू को सब कुछ एक्सप्लेन करना भी चाहता है, क्योंकि उसके साथ प्रूफ है कि वो खुद को निर्दोष साबित कर सकता है। लेकिन एज वी एक्सपेक्टेड फ्रॉम योंगवू, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो मन ही मन में खुद से ही सवाल करता जाता है कि क्या मेरी ट्रू नेचर ये भी है कि मैं एक इविल हूँ। ये कहते हुए जब वो उस पर अटैक करता है तो एक साइकोपाथ की तरह कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मुझे अपना जवाब ढूंढना है तो मुझे इसे मारना पड़ेगा। तो तभी सरप्राइजिंगली वहाँ पर एक मुरीम सोल्जर आ जाता है, जो कि आते ही एक दमदार किक योंगवू के पसलियों पर मारता है, जिससे योंगवू दूर जाके गिर जाता है। और योंगवू दर्द के मारे काफी चिल्लाता भी है, जो कि वो मुरीम सोल्जर देखकर उसे शाबाशी और काफी बधाई भी देता है, क्योंकि आज तक उसकी किक से कोई भी नहीं बच पाया और उसने होल्ड बैक बिल्कुल भी नहीं किया। लेकिन किक खाने के बावजूद भी इतना छोटा बच्चा जिंदा है तो वो उसकी फिजिकल एबिलिटीज से काफी इम्प्रेस हो जाता है। तो एक किक उस मुरीम सोल्जर से खाने के बाद उसे पता चल जाता है कि ये बंदा काफी ज्यादा डेंजरस है और वो खुद को बड़ी मुश्किलों से भी उठाता है। उसकी हालत अब ऐसी नहीं रही कि वो इससे आगे फाइट कर पाए। वो मुरीम सोल्जर हमारे योंगवू से बोलता है, मैं काफी ज्यादा इम्प्रेस हुआ, दिखने से तो लगता है कि तुमने अभी तक मार्शल आर्ट्स भी नहीं सीखे, लेकिन उसके बावजूद भी तुम्हारी फिजिकल एबिलिटीज काफी ज्यादा है, बिल्कुल एक मार्शल आर्टिस्ट की तरह। और सरप्राइज की बात तो मेरे लिए ये है कि मेरे अल्टीमेट अटैक को खाने के बाद तुम ऐसे खड़े हो जैसे कि तुम सिर्फ गिर के उठ गए हो। ये कहते हुए वो मुरीम सोल्जर अपनी जगह से योंगवू की तरफ इतनी तेजी से आता है कि उसे पता भी नहीं चलता और वो उसे सीधा गले से पकड़ लेता है। इतनी तेजी से योंगवू को गले से पकड़ने के बाद योंगवू खांसना भी शुरू कर देता है और वो भी ये देखकर हैरान है कि कुछ ही देर पहले ये मुझसे कितना दूर था, लेकिन इसने ये गैप सिर्फ एक सेकंड में कवर कर लिया। क्या ये इंसान है भी या नहीं? और तभी वो मुरीम सोल्जर वही डायलॉग बोलता है जो कि हमने योंगवू की मेमोरीज में देखा था जब वो जेल में पड़ा हुआ था। बहुत खूब, मैं यही सोच रहा था कि हमारा पीछा कौन कर रहा है जिसने इतना हल्ला गुल्ला मचाया हुआ है। बट ये जानने के बाद कि वो एक छोटा सा बच्चा है जिसने अभी तक मार्शल आर्ट सीखा भी नहीं और वो यहाँ तक आ पहुँचा विदाउट किसी की मदद लिए हुए, ये देखकर तुम काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगते हो। योंगवू उसकी बात को बीच में काट कर कहता है
कि क्या तुम, लेकिन उसको भी बीच में काटकर सीधा अपनी सोर्ड योंगवू के आर पार कर देता है, जिससे योंगवू इतनी तेज चीख लगाता है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। और अब पहले तो वो नॉर्मली खांस रहा था, लेकिन अब खांसने में अब उसका खून भी निकल रहा होता है। और ये वाली बात दोबारा कहकर कि एक बच्चा जिसने अभी तक मार्शल आर्ट सीखा भी नहीं, वो मेरे अल्टीमेट अटैक को इस तरह सरवाइव कर पाए, और ऊपर से पहले से ही उसके बॉडी पर इतने ज्यादा ब्रूजेस लगे हुए थे और सोर्ड भी उसके आर पार करने से उस पर इतना असर नहीं हुआ और अभी तक वो सरवाइव कर रहा है, तो तुम तो काफी ज्यादा डेंजरस निकले। अगर मैं तुम्हें अभी जिंदा छोड़ देता हूँ तो आगे जाके तुम बड़ी ही मुसीबत बनोगे, इसलिए माफ करना बच्चे, मैं तुम्हें जिंदा रहने नहीं दे सकता। ये कहते हुए उसके आंखों में ब्लड लस्ट योंगवू अपने लिए फील कर लेता है, लेकिन तब तक वो कुछ कर पाए तो वो दोबारा से अपनी सोर्ड को योंगवू के बॉडी के आर पार कर देता है। सोर्ड को दोबारा योंगवू के आर पार करने के बाद वो उसे कहता है, इसका मुझे दोष मत देना बच्चे, ये तुम्हारी ही गलती है, तुम्हारे साथ काफी टाइम था, तुम अपनी जिंदगी को इतने टाइम में चेंज भी कर सकते थे अगर तुम चाहते, लेकिन तुम्हें इस तरह नहीं करना चाहिए था, बिना किसी वजह से इस तरह लोगों को मारना, तुमने ये बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, जिसकी वजह से तुम्हारी लाइफ स्पॉन जो है यानी कि तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू होती है। तुम्हें खामोश रहना चाहिए था और चुपचाप कहीं पहाड़ों पर जीते, तो आज तुम मेरे हाथों ना मरते और ना ही मुझे तुम्हारे बारे में कभी पता चलता। अपनी आंखों के शट डाउन होने से पहले ही योंगवू अपने मन ही मन में काफी ज्यादा रिग्रेटफुल होता है, क्योंकि वो अच्छी तरह से फाइट भी नहीं कर पाया और वो उस बंदे के हाथों अब मर रहा है जिसने उसके दादाजी को भी मारा और उसको भी अब बस मारने ही वाला है। वो श्योर तो नहीं था कि वो इसे हरा देगा, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ नुकसान तो करके जाता। लेकिन उसी बंदे को ढूंढने के बाद और उसी बंदे के हाथों इस हालत में आने के बाद और मरने के बाद क्या उसकी आत्मा को शांति मिलेगी, ये तो उसको भी नहीं पता। ये कहकर योंगवू लास्ट मर्तबा बोलता है कि क्या मैं इसी तरह ही मरने वाला हूँ, और ये कहकर उसकी आंखें बंद हो जाती है। लेकिन दोबारा आंखें खुलने पर वो काफी ज्यादा हैरान होता है कि वो अब तक मरा नहीं, लेकिन उसे जिस जगह पर अब लाया गया है तो यहाँ पर भी वो सेफ नहीं है, क्योंकि उसकी उल्टी गिनती जिस तरह के उस मुरीम सोल्जर ने उसे बताया था तो वो शुरू हो गई है। यहाँ पर 3 दिनों के बाद उसका एग्जीक्यूशन होने वाला है, यानी कि एक तरफ से वो खाई से तो बच गया, लेकिन आगे अब उसके सामने शेर खड़ा है जो कि काफी ज्यादा भूखा है और अब यहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है, कोई ऐसा चांस जो कि उसे इस शेर से भी बचा ले। अगर उसे कहीं दिख जाता है तो वो उस चांस को कभी जाने नहीं देगा, क्योंकि अब योंगवू ने ठान लिया है कि वो अपना बदला और अपने दादाजी का बदला जरूर उस मुरीम सोल्जर से लेकर ही रहेगा। ये कहानी जानने के बाद हमारा सीन प्रेजेंट पर आता है और ये कहानी हमें क्यों बताई गई है, तो यही सारी वजह थी कि हमारे योंगवू ने उसी बंदे को मार डाला जिसने उसे दूसरा मौका दिया है। अब इस सारे सिनेरियो को और इस प्रेजेंट के एक्शन को देखने के बाद ये कंफर्म हो जाता है कि ये बंदा पागल ही है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि इसने कुछ ऐसा फील किया हो जो कि हम फील नहीं कर पा रहे, जो कि एक रीजन बना यंग मास्टर को मारने का, तो जरूर पता चलेगा। लेकिन आगे जाके तो यंग मास्टर का सर मरोड़ने के बाद और उसे छोड़ने के बाद जब वो गार्ड केम से पूछता है कि अब क्या होगा, अब तुम क्या करोगे, क्योंकि अब तो फेक मर गया है, पहले तो यहाँ पर 2 थे लेकिन अब जबकि 1 है तो इसका मतलब अब मैं ही ओरिजिनल हूँ, अगर 2 यहाँ पर होते तो इनमें से एक ओरिजिनल ना होता। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने इसे मार डाला। तो अब गार्ड केम, मैं ये देखना चाहता हूँ कि इस सिचुएशन को तुम कैसे संभालोगे। योंगवू की बात को सुनकर गार्ड केम को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो जल्दी से जाकर उसे सीधा गले से पकड़ लेता है और सामने दीवार पर काफी जोर से मारता है। दीवार पर मारने के बाद गार्ड केम उसे दोबारा गुस्से से कहता है कि क्या वो पागल हो चुका है, जिस बंदे ने उसे चांस दिया था उसने उसे ही मार डाला। इस एक्शन से कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा कि तुम्हारा आखिर मकसद क्या है, तुम खुद ही बता दो तो ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं इस बात को ऐसा ले लूंगा कि तुम वाकई में मरना चाहते हो और वो भी मेरे हाथों से, तो अब जल्दी से बको। योंगवू गार्ड केम के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, तुम जैसा समझ रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये उसका ऑपोजिट है। मैं सब चीजों को जड़ से खत्म करना चाहता हूँ, क्योंकि जो खतरा मेरे सर मंडरा रहा था तो उसको अगर मैं खत्म ना करूँ तो मैं ही आखिर में मारा जाऊंगा। 3 चीजें थी जो कि मेरे सर पे मंडरा रही थी, एक यंग मास्टर जो कि रियल है, मेरे मरने की वजह बन सकते हैं, दूसरा ये रिस्क है, मैं ये रिस्क ले रहा हूँ यंग मास्टर बनने का, किसी को पता चल जाता तो इससे भी मेरी जान चली जाती, और तीसरा है डेंजर। डेंजर इसलिए क्योंकि वैसे ही मुझे शक हो रहा था कि यंग मास्टर मुझे किसी चीज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें खतरा है और वो खुद को बचाने के लिए मुझे एक कठपुतली की तरह इस्तेमाल करना चाहते थे। आसान शब्दों में मैं उनके लिए एक बकरा था। तो इसलिए जैसे कि तुम लोगों ने मुझे पिल देने से पहले बोला कि अनजान इंसान पर यकीन करना इतना आसान नहीं होता, तो
मैंने भी वैसा ही किया है। मैंने उन सारी चीजों को हटा दिया जिससे मेरी जान को खतरा हो, और मैंने कुछ गलत भी नहीं किया। आखिर में मेरे साथ ही ऐसा ही होने वाला था। और जहाँ तक हमारे गार्ड केम की बात हो रही है, तो उसने अभी तक योंगवू को गले से पकड़ा होता है, लेकिन जब योंगवू उसके हाथ पे हाथ डालकर जोर देता है तो थोड़ी सी स्ट्रेंथ से ही उसे पता चल जाता है, यानी कि गार्ड केम को, कि इस बच्चे को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। ये पागल तो है लेकिन ये स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग। यंग मास्टर के मुकाबले तो ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और इतनी छोटी सी उम्र में इतनी ज्यादा पावर, ये बच्चा इम्प्रेसिव है। लेकिन अब गार्ड केम योंगवू से काफी अच्छा सवाल करता है कि इस एक्शन के लेने से पहले क्या तुमने ये कभी भी नहीं सोचा कि यंग मास्टर के अलावा भी मैं भी यहाँ पर मौजूद हूँ? क्या तुम्हें डर नहीं लगा कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, या फिर मुझे भी हैंडल करने का तुम्हारे साथ एक प्लान है? और वैसे तुम्हारा प्लान हो भी क्या सकता है, मुझे मारना ही तो है, क्योंकि तुम अपने रास्ते में हर एक चीज को हटा देते हो, जैसे कि तुमने यंग मास्टर के साथ किया। तो तुम्हें प्रिडिक्ट करना इतना मुश्किल भी नहीं है। योंगवू गार्ड केम के जवाब में कहता है कि अगर तुम्हें मुझे मारना ही था तो तुम कब का मुझे मार चुके होते, और ये एक फैक्ट है, तुम इसे झुठला नहीं सकते। लेकिन अगर मैं अभी तक जिंदा हूँ तो इसका मतलब तुम्हें अटैचमेंट नहीं थी अपने यंग मास्टर के साथ। उसको अपने सामने मरता हुआ देखकर तुम उसके किलर को अभी तक जिंदा रख रहे हो, तो ये एक बहुत ही बड़ा प्रूफ है कि तुम उसे दिल से सर्व नहीं करते थे, और ना ही यंग मास्टर के साथ तुम्हारी कोई अटैचमेंट थी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो पॉइंट मैंने बताया है वो ठीक हो, वरना तुम मुझे बता भी सकते हो गार्ड केम कि तुमने मुझे अभी तक जिंदा क्यों रखा है। गार्ड केम ये वाली बात सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, और बड़े ही जोर से योंगवू को वो हवा में उठा के जमीन पर सीधा पटक देते हैं, और पटकते हुए वो हमारे योंगवू से कहते हैं कि अपनी बकवास बंद करो। गार्ड केम योंगवू को काफी जोर से जमीन पर मारता है, जिससे थोड़ी देर के लिए उसकी अकल ठिकाने आ जाती है। और अब यंग मास्टर का बदला लेने के लिए जब गार्ड केम अपने जेब से डैगर निकालता है, तो वो ठान लेता है कि वो इसको यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ सकता। डैगर निकाल के सीधा उस पर पॉइंट करता है कि अब मैं तुम्हें यहीं पर ही मार डालूंगा, क्योंकि तुम ही चाहते हो कि मैं तुम्हें यहाँ पर मार डालूं। और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुमने मेरी लॉयल्टी पर उंगली उठाई? तुम्हें क्या पता कि मेरी अटैचमेंट्स थी या नहीं? तुमने बकवास की है, और ये बकवास तुम्हें काफी ज्यादा महंगी भी पड़ेगी। ये सुनकर हमारा जो योंगवू होता है वो हंसने लगता है। उसे किसी चीज का खौफ नहीं, लेकिन इसी स्माइल को देखकर ही हमारा गार्ड केम काफी ज्यादा खौफजदा हो जाता है। और जहाँ तक हमारे योंगवू की बात हो रही है, तो वो हमारे गार्ड केम से बोलता है कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन मैं भी जो बोला हूँ तो वो गलत नहीं है। और अगर तुम्हें मुझे इसी तरह ही डैगर से मारना है तो क्यों अपने हाथों पर खून के धब्बे लगाना चाहते हो? ये जरूरी नहीं है, क्योंकि शायद से तुम भूल गए हो कि इस डील के पहले तुमने मुझे क्या खिलाया था। मैंने जस्ट खुद को बचाया, और खुद को बचाने के लिए मैंने यंग मास्टर का सर मरोड़ दिया। और अब तुम्हारी मर्जी है कि तुम मुझे यहाँ पर मारना चाहते हो या नहीं, लेकिन मैं और चाल नहीं चलूंगा, क्योंकि अगर मैं चलता हूँ तो एंटीडोट तो सिर्फ तुम्हारे पास ही है। गार्ड केम योंगवू से पूछता है कि ये जरूरी क्यों नहीं है? अगर तुम्हारा कोई प्रेफरेंस है कि तुम किस टाइप की मौत मरना चाहते हो तो तुम मुझे बता सकते हो, क्योंकि आज तो तुम खत्म हो। तुमने लाइन क्रॉस कर दी है, और वो भी बिना किसी सोचे समझे, तो अब सजा तो भुगतनी पड़ेगी। लेकिन दोबारा ये कहकर कि जरा खुद सोचो, गर्मी में तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा। एंटीडोट, मैं एंटीडोट की बात कर रहा हूँ। मैंने वो पिल जिसमें पॉइजन था वो खा लिया, वो भी तुम्हारे कहने पर। तो अगर तुम मुझे यहाँ पर मार देते हो तो तुम्हारा ही फायदा है, लेकिन अगर तुम मुझे छोड़ देते हो तो तुम्हारा ही फायदा है। यानी कि तुम मुझे अब हर एक काम करवा सकते हो जो कि तुम यंग मास्टर से नहीं करवा सकते थे, क्योंकि यंग मास्टर ने तो पिल नहीं खाई थी, लेकिन मैंने खा ली है। और अगर मैं तुम्हारी बात को नहीं मानता तो मुझे एंटीडोट नहीं मिलेगा, यानी कि मुझे तुम्हें मजबूरन ओबे करना ही पड़ेगा, वरना मेरी मौत पक्की है, और मैं इसके बारे में कुछ कर भी नहीं सकता। और अगर दूसरे पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है। सोना देने वाली मुर्गी अब तुम्हारे हाथों में है, तो अब ये तुम्हारी ही मर्जी है कि तुम काट के उस मुर्गी की जान लेना चाहते हो और उसे खाना चाहते हो, या फिर धीरे धीरे अंडे का इंतजार करके तुम खुद को और भी ज्यादा अमीर करना चाहते हो और उसे पालना चाहते हो। यंग मास्टर तुम्हारी मुर्गी आपकी खिदमत में हाजिर है, अब करिए जो करना है, आपकी मर्जी। मैंने तो अपनी तरफ से सब कुछ क्लियर कर दिया है ताकि बाद में आप कोई रिग्रेट ना करें। इस बात से गार्ड केम थोड़ा बहुत हिचकिचाते हुए कहता है कि अब तुम्हारा मतलब ये है कि मैं अपने यंग मास्टर को धोखा दे दूं और तुम्हारी बात को साबित कर दूं कि मेरी लॉयल्टी उनके लिए अच्छी नहीं थी और तुम्हें अपने एक पपिट की तरह इस्तेमाल करूं ताकि खुद के लिए फायदा पहुंचाऊं। तो क्या तुम्हारा यही मकसद है? तो इससे तुम्हें क्या फायदा होगा? मुझे तो फायदा होगा, लेकिन तुम्हारा क्या? जो कि सुन योंगवू बोलता है, मुझे तो पहले से ही सब कुछ मिलेगा, लेकिन मेरी जान तुम्हारे हाथों होगी, इसलिए मैं चाह के भी कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि बाद में पर्दा भी फाश हो जाएगा और एंटीडोट भी हाथों से निकल जाएगा। ये सुनकर गार्ड केम चुप हो जाते हैं और एक
लंबी सी सांस लेते हुए और डैगर को दोबारा उठाते हुए जब वो उस पर अटैक करते हैं और बाद में जब वो डैगर लैंड करता है तो पहले में तो ऐसा लगता है कि यांगवू को मार दिया गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आखिरी टाइम में ही गार्ड केम ने अपना इरादा बदल दिया और जो बातें यांगवू उनको बता रहा था तो वो काफी सेंसिबल थी, जिसने उनकी थिंकिंग को एकदम से ही चेंज कर दिया। जिसके बाद हमारा गार्ड केम अपना डैगर दोबारा निकाल के अपनी पॉकेट में दोबारा रख देता है और रखने के बाद वो हमारे यांगवू को बोलता है कि तुम्हारी बातों ने सेंस बनाया, लेकिन अभी तक मुझे तुम पर यकीन नहीं है। लेकिन खैर, जिस तरह तुम्हारी बातें हैं तो वो काफी ज्यादा सेंस बना रही थी और जितना मुझे यकीन है तो तुम इस तरह की पचकानी हरकत दोबारा नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी मेरे हाथों में है। और अगर कल को तुम मुझे अरेस्ट भी करवा लेते हो तो मैं तुम्हें साफ साफ बताता हूँ कि एंटीडोट सिर्फ मेरे ही पास है। जब तक वो दूसरा एंटीडोट बनाएंगे तो तब तक तुम मुर्दा हो जाओगे। तो चलो, आज के बाद तुम हुए यंग मास्टर ऑफ मानोर फैमिली, जिसकी जान मेरे हाथों में है। ये सुनकर यांगवू जो होता है वो मुस्कुराने लगता है, बिल्कुल एक साइकोपाथ की तरह। और जिस बंदे ने उसे चांस दिया था वो तो मारा गया है, लेकिन उसे वो चांस मिल गया और इस चांस की मदद से वो उस बंदे को भी मार डालेगा। अपना बदला और अपने ग्रैंडपा का बदला वो जरूर उस बंदे से लेगा, लेकिन उससे पहले मार्शल आर्ट्स भी जरूरी है और खेल एकदम रोमांचक होने वाला है। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि गार्ड केम और हमारा मेन कैरेक्टर मोक सोड मानोर मेंशन आ चुके हैं। अंधेरा काफी ज्यादा था, इसलिए किसी ने उन लोगों को देखा नहीं और न ही बाकी गार्ड्स ने कुछ नोटिस किया, क्योंकि अंधेरा ज्यादा होने की वजह से कुछ चीजें ठीक तरीके से नजर नहीं आ रहे थे। जिसके बाद हम गार्ड केम को देखते हैं कि वो यांगवू को एक ऐसे कमरे में लेकर आ गया है जिसमें वो ड्रेसअप कर पाए, लेकिन कपड़े पहनते पहनते गार्ड केम यांगवू से बोलता है कि मैं हर वक्त तुम्हारे साथ नहीं होऊंगा, इसलिए मेरी बातों को हमेशा के लिए याद रखना। और हाँ, सबसे बड़ी बात, जब तक मैं ना कहूँ तो तुम इस फैमिली के एक मेंबर से भी बात नहीं करोगे। अगर तुम्हें ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गई हो तो ज्यादा बेटर ही होगा। जो कि सुन हमारा यांगवू बोलता है कि ये तो बिल्कुल एक पपेट की तरह हुआ, इससे अच्छा होता मैंने यंग मास्टर को मारा ही ना होता और उसकी जगह पर अभी के लिए तो मैं मजे कर पाता। जो कि सुन के गार्ड केम उसे दोबारा वार्निंग देता है कि तुम ऐसे पोजीशन में नहीं हो कि तुम मुझे ऑर्डर करो, तुम्हारी लाइफ मेरे हाथों में है, याद है ना एंटीडोट, वो सिर्फ मेरे पास ही होता है और तुमने ये रास्ता अपने लिए खुद चुना है, ना कि मैंने तुम्हारे लिए चुना है। और अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो तुम उस टाइम सोच लेते कि यंग मास्टर को मारना है या नहीं। और हाँ, एक और कंडीशन भी है, अगर लोगों को तुम्हारे बारे में पता चल जाता है और हम पकड़े जाते हैं तो सच बता रहा हूँ कि एंटीडोट तब भी मुझसे नहीं मिलेगा। इसलिए कभी भी तुमने मेरे खिलाफ कुछ करने की साजिश की तो एंटीडोट के बारे में तुम भूल ही जाओ। जो कि सुन यांगवू कहता है कि हाँ हाँ समझ गया, इतना खड़ूस बिहेवियर भी करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अच्छी तरह से समझ गया हूँ और मैं तुम्हें बिट्रे नहीं करूंगा। मैंने तुम्हें पहले से ही ये बात क्लियर कर दी है। और पूरी तरह से कपड़े पहनने के बाद गार्ड केम यांगवू के करीब आकर यांगवू से कहते हैं, और हाँ एक बात और, अगर तुमने कुछ करने की कोशिश की, तुमने कुछ भी किया, पित्तू सा भी कुछ किया, तो मैं तुम्हें उसी वक्त ही खत्म कर दूंगा। ये कोई वार्निंग नहीं कि मैं आगे जाके इससे पीछे हट जाऊंगा, ये लिखे ले लो, तुम्हारा सिर इस धड़ से अलग हो जाएगा। जो कि सुन यांगवू मुस्कुराता है और जवाब में हाँ बोलता है कि चलो ठीक है, आपके ऑर्डर्स के साथ ही मैं चलूंगा ताकि मेरी जान बची रहे। ये कंफर्म करवाने के बाद गार्ड केम उसे एक न्यूट्रलाइजर भी देता है, जो कि 24 घंटों में उसे खाना भी पड़ेगा। और अगर 24 घंटों से ज्यादा उसने टाइम लगाया और ये उसे नहीं मिला और ना ही ये इसे खा लेता है तो उसकी बॉडी पॉइजन से भर जाएगी और उसे ऐसी मौत का मजा चखना पड़ेगा जो कि बहुत ही ज्यादा दर्दनाक हो सकती है। हर एक ऑर्गन में पॉइजन फैल जाएगा, आंखों से खून, कानों से खून, मुंह से खून, हर जगह खून ही खून होगा। सो इस बात को कभी भी मत भूलना। जिसके बाद अगली सुबह का सीन होता है। हम देखते हैं कि सनराइज से पहले ही यांगवू उस एंटीडोट को खा लेता है। दिन की शुरुआत न्यूट्रलाइजर से होती है और वो कहता है, मैं काफी ज्यादा लकी हूँ, ये एक मिरेकल है कि मैं अब तक जिंदा हूँ और जो चोटें मुझे अभी तक लगी हैं और जो स्टैब्स मुझे उस गार्ड से मिले हैं तो उनको देखकर लगता नहीं कि इसे कोई सरवाइव कर पाएगा, लेकिन अगर किस्मत आपका साथ दे तो कुछ भी हो सकता है। ये मेरे लिए एक ऐसी बात हुई कि मैं दोबारा रिबॉर्न हो गया हूँ। परहैप्स मैं इस बात को ऐसा ले लूंगा कि ग्रैंडपा ने इसी दिन के लिए मुझे आज तक जिंदा रखा और कभी भी मुझे मरने नहीं दिया। वेल, अगर आप मेरे बारे में इतना अच्छा सोचते हैं और मुझे यहाँ तक पहुँचाया है तो आप फिक्र मत करिएगा, मैं आपका बदला जरूर लूंगा और अपना भी। तो आपको फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपके इस पौधे ने जो वादा किया है वो ये जरूर पूरा करता है। अब देरी सिर्फ अपने प्लान को शुरू करने की है। रिवेंज मैं उस गार्ड से लूंगा।
और मैं शर्त लगा सकता हूँ कि वो गार्ड अब तक सोच रहा होगा कि मैं मर गया हूँ, और हो सकता है कि अब तक ओरिजिनल यंग मास्टर की बॉडी उन लोगों ने ढूंढ ली हो और उन्हें लगता होगा कि ये मैं ही हूँ और मैं मर गया हूँ। मार्शल आर्ट्स, अब मार्शल आर्ट्स की बारी है। मैंने इस क्लैन के बारे में सुना भी था कि ये मार्शल आर्ट्स का क्लैन है और मुझे बताया भी गया है कि यहाँ पर लोग मार्शल आर्ट्स सीख सकते हैं। मैं जस्ट प्रिटेंड करूंगा कि मैं यंग मास्टर हूँ और यहाँ पर मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग लूंगा ताकि मैं सीख लूं, और मार्शल आर्ट्स सीखने के बाद और स्ट्रॉन्ग होने के बाद उस कमीने को मैं छोड़ूंगा नहीं जिसने मेरे दादाजी को इस तरह मारा था। मुझे अभी भी याद है वो दिन जब मेरा दादाजी बीच से कटा हुआ जमीन पर पड़ा हुआ था, जो कि वो ये कभी डिजर्व भी नहीं करते थे, और मेरे दादाजी को इस तरह की मौत के घाट उतारने पर मैं भी अब उसे इसी तरह ही मारूंगा जिस तरह उसने मेरे दादाजी को मारा था। इतनी बेरहमी की मौत वो भी डिजर्व करता है जो कि मेरे निर्दोष दादाजी को मारता है। तो चलो अब देखते हैं कि मैं अपने इस रिवेंज को ले पाऊंगा या नहीं। जर्नी बहुत लंबी है लेकिन मुझे हार नहीं माननी चाहिए। तो अगली सुबह की शुरुआत शुरू हो जाती है और योंगवून बोलता है, अगर अपने किस्मत की बात की जाए तो मैं सबसे ज्यादा खुशकिस्मत हूँ। मैं एक ऐसे बंदे से लड़ा हूँ जो कि मुझे पूरी तरह से मसल सकता था और उसको लगता है कि मैं अब तक मर गया हूँगा, लेकिन किस्मत से मैंने उन सब चीजों को अवॉइड कर लिया। बाद में मैंने यंग मास्टर को भी मार डाला और उसके गार्ड ने मुझे बख्श दिया। मुझसे ज्यादा अच्छी किस्मत और किसकी हो सकती है। और यहाँ पर मेरा पहला दिन है। मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा न्यू चीजें एक्सपीरियंस करने को भी मिली है, जैसे कि मैं अच्छे कपड़ों में घूम रहा हूँ। यहाँ पर माहौल काफी ज्यादा सुंदर है लेकिन स्ट्रिक्टनेस भी काफी ज्यादा है, और ऊपर से मुझे कुछ ऐसे डिशेस मिल रहे हैं जो कि कभी मैंने जिंदगी में भी नहीं खाए। मैं अगर अपनी पुरानी लाइफ को इस लाइफ के साथ कंपेयर करूँ तो मैं 100% ये कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि मेरी पुरानी लाइफ इसके बराबर कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने आज तक कुछ देखा ही नहीं है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर मैं मार्शल आर्ट्स भी सीख सकता हूँ, जो कि मैंने सीखी भी, लेकिन थोड़ी करके। अगर मैं उसे एक्सप्लेन करके बताऊं तो मुझे थोड़ा सा ही प्रैक्टिस करने का मौका मिला है, लेकिन मैंने फील किया कि आखिर मार्शल आर्ट्स क्या चीज होती है। लेकिन अगर सबसे बोदरिंग और एनोइंग बात की जाए तो वो ये सामने बाहर खड़ा गार्ड है, जिसको गार्ड केम ने मेरे रखवाली के लिए, और अगर साफ साफ मैं बताऊं तो मुझ पर नजर रखने के लिए इसे खड़ा करवाया है। बाकी सब कुछ तो ठीक है, लेकिन ये जो मुझे पालतू कुत्तों की तरह इधर उधर फॉलो करता है और मुझे बाहर जाने की इजाजत नहीं देता, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी एनोइंग की बात है और मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तभी हमारा सीन बाहर खड़े गार्ड पर पड़ती है जिसका नाम घो चान है। थोड़ा उसके बारे में जान लेते हैं कि ये गार्ड केम का डिसाइपल है, और यहाँ पर खड़े खड़े वो अपने मन ही मन में कहता है, गार्ड केम लगता है जरूरत से कुछ ज्यादा ही सॉफ्ट हो चुके हैं। मुझे याद नहीं कि वो इतना सॉफ्ट कब थे और मैंने ना उनको कभी इतना सॉफ्ट देखा है, लेकिन एक चीज जिसके बारे में मैं भी सोच के काफी ज्यादा हैरान हो रहा हूँ और गुस्सा भी चढ़ रहा है कि मैं इस फजूल बच्चे की रखवाली क्यों कर रहा हूँ। उस बच्चे की जिसको सिर्फ सोना, चलना और बैठना आता है। इसने अभी तक मार्शल आर्ट भी नहीं सीखे, तो आखिर गार्ड केम इस बात से क्या साबित करना चाहते हैं? क्या मैं इसका मतलब ये ले लूं कि वो सॉफ्ट हो चुके हैं, वो भी सिर्फ इस एक बच्चे के लिए? आखिर इस बच्चे में इतना स्पेशल क्या है? और अगर ये इतना ही स्पेशल बच्चा है तो अभी तक मैंने इसका एक मंजर क्यों नहीं देखा? मैं यहाँ पर खड़े खड़े काफी ज्यादा बोर हो चुका हूँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि मेरी लाइफ ने इतना बड़ा मोड़ आखिर कैसे ले लिया। अब जिंदगी के मोड़ से आखिर इस घोचान का क्या मतलब है? तो आइए जानते हैं कि इसका इस बात से आखिर क्या मतलब है। तो दरअसल गार्ड केम ने इस घोचान को उस सब सिनेरियो के बारे में बात बता दिया कि इस बंदे ने यंग मास्टर को मार डाला है, और सरप्राइज की बात ये भी चलती है कि यंग मास्टर का नाम भी सेम टू सेम हमारे योंगवून की तरह है, जस्ट उसके नाम के पहले मॉक आता है। तो ये जानकर कि ये असली यंग मास्टर नहीं है तो गोचान बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि अब आखिर उन लोगों को क्या करना चाहिए, क्योंकि थर्ड मास्टर ने उनको एक प्लान दिया था, और अब जबकि यंग मास्टर ही नहीं रहे तो अब वो प्लान कैसे शुरू होगा, और क्या हमें उस प्लान को अब आगे कंटिन्यू भी रखना चाहिए या नहीं? उसको चिल्लाता हुआ देखकर सीधा गार्ड केम उसके मुंह पर हाथ रख के कहता है, अपनी आवाज को धीरे रखो, तुम्हें यहाँ पर कोई सुन लेगा, क्योंकि दीवारों के भी कान होते हैं। और जहाँ तक प्लान की बात हो रही है तो उसी प्लान को आगे लेकर चलते हैं कि इसकी प्रोटेक्शन की जाए। तुम्हारा रोल यंग मास्टर के साथ खत्म नहीं हुआ, तुम्हारा रोल अभी भी वही है, इस बच्चे को गार्ड करना, तो इसलिए इसको जरा सा भी अकेला मत छोड़ना। अभी के लिए उस पुराने प्लान के साथ चलते हैं। मैं इस मेन टाइम में एक नया प्लान क्रिएट करता हूँ, और उसको क्रिएट करने के बाद हम इस कचरे को बाहर फेंक देंगे। और हाँ, सबसे अहम बात, कड़ी नजर रखना, क्योंकि यह बच्चा बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और मुझे भी इस बच्चे को ज्यादा देर तक प्रोटेक्ट नहीं रखना। मैं तुम्हें भी सलाह देता हूँ और तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। हम नया प्लान बना लेंगे और इसको बाहर फेंक के किसी और के साइड हो जाएंगे, इसी में ही हम दोनों की भलाई है। तभी उसी बीच घोचान गार्ड केम से पूछता है कि मास्टर, आपने ही तो बताया था कि इसको आपने पॉइजन खिला दिया है, और अगर इसने अब तक मार्शल आर्ट ठीक तरीके से सीखा नहीं तो ये न्यूट्रलाइजेशन नहीं कर सकता, तो ये हमें
हमें डिसोबे कैसे करेगा। तो इसलिए मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ कि इसी को ही फॉलो करते हैं, क्योंकि हमने जो प्लान बनाया था थर्ड यंग मास्टर के लिए, तो उसी को ही साथ लेकर चलते हैं। इसमें आखिर बुरा ही क्या है। लेकिन गॉड गेम की बात अलग है। उसने सब कुछ अपने आंखों से देखा है कि ये बंदा कितना ज्यादा खतरनाक है। डिसोबीडियंट होना ये तो इसके लिए एक छोटी सी और मामूली बात है। वो गोचान से कहते हैं कि एक ऐसा बंदा जो कि अपनी आखिरी सांसें ले रहा था और मौका मिलते ही उसी बंदे को मार डाला जिसने उसे मौका दिया। इसका एग्जाम्पल मैं एक सांप की तरह रखूंगा, जिसको चाहे तुम जितना भी पालो, लेकिन भूख लगने पर और खुराक न देने पर ये तुम्हें ही खा लेगा और अपने मकसद को पूरा करने के लिए अपने रास्ते में हर एक चीज को ये मिटा देगा। इसलिए हम ऐसे बंदे की जर्रा सी भी बात को सपोर्ट नहीं करेंगे जो कि किसी को भी अपना नहीं मानता। उनके लिए जस्ट ये सब इंसान एक टूल होता है। ये इतना डेंजरस है कि गोचान मैं तुम्हें दोबारा बता रहा हूँ कि इसको फॉलो करने पर हमें जर्रा सा भी फायदा नहीं होगा, उल्टा हमें ही नुकसान होगा और हम ही मारे जाएंगे, वो भी इसी के ही हाथों से। इसलिए अगर तुम्हें बात की समझ में आ गई हो तो ज्यादा अच्छा होगा। ये कहकर गॉड गेम गोचान को वही का वही छोड़ देते हैं ताकि मेन टाइम के लिए गोचान इस बच्चे की यानी हमारे मेन कैरेक्टर की हिफाजत करे। तभी स्टोरी दोबारा प्रेजेंट पर आती है और गोचान अपना सर ही उस डोर के साथ मारते जाता है, क्योंकि यहाँ पर उसका जर्रा सा भी मन नहीं है। आखिर इस बच्चे को क्यों ही प्रोटेक्ट करना जो कि ओरिजिनल ना हो। ये उसके लिए भी और हमारे अंदर मेन कैरेक्टर के लिए भी काफी कंफ्यूजिंग बात है। और वो भी यही सोच रहा होता है कि अगर मेरी जरूरत यहाँ पर नहीं है तो आखिर गॉड गेम मुझे किस चीज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। लगता है कि ये टाइम आने पर मुझे खुद ब खुद पता चल जाएगा। और सबसे अजीब बात तो ये है कि गॉड गेम ने मुझे कुछ भी नहीं बताया, जस्ट अपने इस डिसाइपल को यहाँ पर मुझे गार्ड करने के लिए छोड़ दिया। जब हमारा जीनियस मेन कैरेक्टर इस चीज के बारे में थोड़ा और सोचता है तो उसके सामने चंद बातें खुल जाती हैं और उसे समझ में आ जाता है कि यहाँ पर उसे क्यों रखा गया है। सबसे पहले हमारा मेन कैरेक्टर जब इस पैलेस को चेकआउट कर रहा था तो यहाँ पर किसी गार्ड की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन ही इतनी ज्यादा है कि किसी को भी अपने जान के बारे में फिक्र नहीं करनी चाहिए। अगर योंगवू अपने हिसाब से देखे तो ये जगह सबसे ज्यादा सेफेस्ट है। तो अगर यहाँ पर मेरी कोई जरूरत नहीं है तो मुझे यहाँ पर क्यों रखा गया है। और वो इतना तो कंफर्म हो गया है कि यहाँ पर गॉड गेम उसे अब आज के बाद कुछ भी नहीं बताने वाले। तो इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है कि वो मुझे यहाँ पर अकेला छोड़ के साइड स्विच करेंगे, मुझे अबेंडन करके किसी और को सर्व करना शुरू कर देंगे। जिसके बाद बाहर का सीन हमें दिखाया जाता है गोचान जो कि सो रहा था। धड़ाम से दरवाजा खुलने की वजह से उसकी नींद बीच में ही डिस्टर्ब हो जाती है और वो उठ जाता है। उठकर सबसे पहले वो हमारे मेन कैरेक्टर को देखता है और पूछता है कि बाहर आने की क्या वजह है, क्या तुम टॉयलेट वगैरह जाना चाहते हो। जिसके जवाब में हमारा योंगवू बोलता है कि नहीं, टॉयलेट तो नहीं जाना, लेकिन जस्ट फ्रेश एयर लेने जाना है। ये वाली बात सुनकर गोचान उसे कहता है कि अगर तुम्हें ब्लड नहीं देखना तो सीधा अंदर वापस चले जाओ। लेकिन उसके बात को बीच में ही काट कर कहता है कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात भी करनी है। तुम्हारा नाम गोचान है ना, तो मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ जो कि एक सीक्रेट होगा, वो भी मेरे और तुम्हारे बीच में। तो जब तक कोई उसे रिवील नहीं करेगा तो हम दोनों में से किसी को भी नुकसान उठाना नहीं पड़ेगा। लेकिन इस बात के खत्म होने से पहले ही गोचान हमारे मेन कैरेक्टर को उसके गिरबान से पकड़ लेता है और उसे बिल्कुल अपने मास्टर गॉड गेम की तरह सामने दरवाजे पर मारता है। और गुस्से में गोचान हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है, लगता है कि तुम अपनी जगह को भूल गए हो, तुम यहाँ पर एक पपिट की तरह हो। अगर तुमने मुझे और गुस्सा दिलाया तो यहीं पर ही तुम्हारी छींतड़े उड़ा दूंगा, इसलिए गुस्सा दिलाना बंद करो और अंदर दफा हो जाओ। योंगवून जो कि ये सब कुछ देख रहा था और कुछ रिएक्शन नहीं दे रहा था, तो बाद में वो हमारे गोचान से कहता है, तुम गॉड गेम से काफी ज्यादा वीक लगते हो। ये कहकर वो उसके शोल्डर पर हाथ रख देता है। जैसा कि गॉड गेम ने हमारे योंगवून को नीचे जमीन पर पटक दिया था, तो उसी तरह ही बट थोड़ा सेफली तरीके से वो गोचान को नीचे जमीन पर पटक देता है, वो भी बड़ी आसानी से। जमीन पर गिरने के बाद गोचान को भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये बच्चा इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। सरप्राइजिंगली जो गॉड गेम के अटैक्स हैं उसको हमारा योंगवू सिर्फ कॉपी करके गोचान के प्रेशर पॉइंट्स पर मारने लगता है, जिससे उसकी बॉडी में नमनेस क्रिएट होना शुरू हो जाता है और वो भी समझ जाता है कि उसकी बॉडी उसके कंट्रोल में नहीं है और वो अपनी बॉडी को नहीं हिला पा रहा। गोचान को लगता है कि ये अभी तक अपनी असल स्ट्रेंथ को छुपाए रखा हुआ था और इसे मार्शल आर्ट्स आती है, लेकिन किसी को दिखाए नहीं, सिर्फ उस पर ही टेस्टमेंट के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। और वो जब रेजिस्ट करने की कोशिश करता है और इसे हमारा मेन कैरेक्टर देखता है तो वो गोचान से ही सीधा पूछता है कि क्या तुम्हारी बॉडी में नमनेस नहीं हो रही क्या? अगर मुझे याद हो तो तुम्हारे मास्टर ने मेरे साथ बिल्कुल ऐसा ही किया था और मैं जस्ट उसे कॉपी करके तुम पर ट्राई कर रहा हूँ और तुम पर असर ही नहीं हो रहा, तो इसका मतलब मेरे स्टेप्स गलत हैं और मैं ये ट्रिक गलत कर रहा हूँ। ये सुन के गोचान के तो पैरों तले जमीन घिसक जाती है और जब ये रियलाइज करता है कि सिर्फ इसने एक मर्तबा ये टेक्निक विटनेस की है और ये उसे कॉपी करके इतनी अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहा है, तो ये बात साबित होती है जो कि गॉड गेम ने उसे बताया था एक वार्निंग के तौर पर कि इस बंदे से दूर रहना।
ना ये बंदा बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। लेकिन दोबारा हमारे मेन कैरेक्टर को उसके पॉइजन की याद दहानी करवा के वो उसे डराने की कोशिश करता है, लेकिन बैकफायर होने में ज्यादा देर नहीं लगती। वो उसका मुंह पकड़ के गोचान से कहता है कि हाँ, उस पॉइजन के बारे में तो भूल ही गया। योंगवुन अपनी उंगली पर बाइट करता है और अपने खून को गोचान को पिला देता है, जिससे गोचान को काफी ज्यादा नर्वसनेस फील होती है और वो जल्दी से अपने मार्शल आर्ट की मदद से और अपनी इनर एनर्जी की मदद से उसे न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करता है। गोचान जो कि अभी तक स्ट्रगल कर रहा था, ऊपर से हमारा योंगवुन उसे कहता है तुम मुझे अगर न्यूट्रलाइजर दो या ना दो, एंटीडोट दो या ना दो, तुम्हारी मर्जी, लेकिन एक बात मैं तुम्हें सिर्फ बताता हूँ, अपने ग्रैंडपा के साथ रहकर मेरी बॉडी एक न्यूट्रलाइजर की तरह खुद ब खुद काम करती है। तो अगर तुम मेरा पॉइंट समझ गए तो तुम्हें हैरानी होगी ये बात जान के कि मुझ पर किसी किस्म का पॉइजन काम नहीं करता। और वो उससे जो सवाल करना चाहता था तो वो दरअसल इस फैमिली के बारे में कुछ पूछना चाहता था, और अगर वो कोऑपरेट नहीं करेगा तो उसके ब्लड का न्यूट्रलाइजर सिर्फ योंगवुन के साथ ही है। यानी कि बैकफायर होने में ज्यादा देर नहीं लगी और वो उसका अब चेला बन गया है। और मन ही मन में गोचान, जिसकी पैंट गीली हो गई है, वो कहता है कि गलत बंदे से मैंने पंगा ले लिया। जिसके बाद अगले सीन में हम मानोर मेन हाल को देखते हैं, जिसमें हम पहली मर्तबा इस फैमिली हेड को भी देखते हैं और उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। डॉक्टर सब कुछ कर चुके हैं, अपनी सालों की लाइफ एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करके वो अभी भी सफल नहीं रहे ताकि फैमिली हेड को इस बीमारी से निजात दिलाई दी जाए। और सबसे बुरी बात तो ये होती है कि अभी तक मानोर ने खुद ये डिसाइड नहीं किया कि नेक्स्ट फैमिली हेड कौन बनेगा, और अगर किस्मत अच्छी हुई तो ये रिकवर कर लेंगे और फैमिली सक्सेसर का भी डिसाइड होना हो जाएगा। लेकिन अगर किस्मत बुरी रही और ये मर जाते हैं तो एक ब्लड बैथ शुरू हो जाएगा। और जहाँ तक मानोर की फर्स्ट वाइफ की बात हो रही है, वो खड़ूस औरत, वो इतनी चालाक जो कि अपने बेटे को सक्सेसर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। वो न जाने क्या क्या करेगी कि अपने बेटे को सक्सेसर बना ले। तो शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर मानोर की फर्स्ट वाइफ आ पहुंची है। अपने हस्बैंड की कंडीशन के जब बारे में पूछती है तो डॉक्टर सच बोलने पर मजबूर हो जाते हैं और कहते हैं कि पूरे लाइफ एक्सपीरियंस का मैंने इस्तेमाल किया लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा। ये अजीब सी बीमारी है जो कि मैं फर्स्ट टाइम फेस कर रहा हूँ। ये बात सुनकर फर्स्ट वाइफ कहती है कि अगर आपसे भी नहीं हो पा रहा तो इसका मतलब इन पर बुरी सायों का असर हो गया है और हमें शामानिस्टिक आर्टिस्ट को बुलाना पड़ेगा, जिस पर हर एक डॉक्टर कहेगा कि ये तो जस्ट बकवास है। इसी तरह ही ये डॉक्टर भी कहता है कि ये जस्ट एक ब्लफ है, जिस पर फर्स्ट वाइफ कहती है तो इसका मतलब आप ये चाहते हैं कि मैं अपने हस्बैंड को इसी तरह ही मरता हुआ देखूं। वो अपने सर्वेंट्स को डॉक्टर को इस कमरे से बाहर ले जाने का ऑर्डर देती है और ये कहती है कि चलो देखते हैं कि शामानिज्म इन पर काम करेगा या नहीं। और साथ में एक नया ऑर्डर भी खुद से क्रिएट करती है कि यहाँ पर मेन हॉल में किसी को भी अंदर आने की इजाजत नहीं है, किसी को भी नहीं। स्टोरी दोबारा प्रेजेंट पर आती है और ये सब कुछ गोचान हमारे मेन कैरेक्टर को बता रहा होता है। यही करंट फैमिली की हालात हैं और यही सच्चाई है जो कि सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर बोल पड़ता है, चलो अगर ऐसी ही बात है तो जाके चेकआउट करते हैं। गोचान को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा और वो जब पूछता है तो हमारा मेन कैरेक्टर काफी स्टाइल में गोचान को कहता है कि उल्लू के पट्टे, मैं और किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ, चलो अपने फादर से मिलने के लिए चलते हैं। और इसी तरह हमारा ये पार्ट यहाँ पर खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो का लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। साथ में नए चैनल का लिंक भी दिया है, उसे भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। ये एक रिक्वेस्ट है। तो अलविदा, टाटा एंड बाय।